हेलो दोस्तों, हम कुछ वीडियो एईडीओ के पर्पज़ से बना रहे हैं, जो कि एईडीओ की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पहला वीडियो बना रहे हैं जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। यहाँ हम संख्या पद्धति से शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारे जो ये वीडियो हैं, ये सारे वीडियो अलग अलग टॉपिक से होंगे और बिहार में जो एईडीओ की परीक्षा होने वाली है 10 जनवरी से 16 जनवरी के मध्य 3 चरणों में, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संख्या पद्धति में आपको सबसे पहले जानना है अंक क्या होते हैं। अंक मतलब डिजिट, DIGI डिजिट जो होती हैं, डिजिट होती हैं 10। अंक कितने होते हैं? अंक होते हैं 10। कौन कौन? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 होते हैं। तो अंक जो है, अंक 10 होते हैं। अंकों से ही किसका निर्माण होता है? संख्याओं का निर्माण होता है। संख्याओं का निर्माण किससे होता है? अंकों के द्वारा ही संख्याओं का निर्माण होता है। अब यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि ये अंक जो हैं, क्या संख्याएं हो सकती हैं? हाँ, हो सकती हैं, लेकिन ये मूलतः क्या है? अंक हैं। अंक कितने हैं? 10 हैं। अगर इस तरीके से लिखा है तो इनको अंक भी बोला जाएगा, या क्या बोला जाएगा? एक अंक की संख्या। ऐसे संख्याएं होती हैं जैसे 2 अंकों की संख्याएं हुई, 2 अंकों की संख्याएं, तो क्या होगा? 12, 10, 20। इस तरीके से 3 अंकों की संख्याएं 333, 3, 4, 5, 100। इस तरीके से क्या है? ये संख्याएं हैं। अब एक बात समझना, हमारा यहाँ उद्देश्य इतना लो क्वालिटी का बताने का मतलब ये है कि जब पेपर में आता है अंक, एक शब्द आता है अंक, एक शब्द आता है संख्या। अंक मतलब डिजिट, संख्या मतलब नंबर। इनको समझना जरूरी है, इसीलिए सबसे पहले हम संख्या पद्धति से शुरुआत कर रहे हैं। और संख्या पद्धति में भी अंक और डिजिट के बारे में पूर्णतः जानकारी देना जरूरी था। तो अंक क्या होते हैं? 1 से 10 तक होती हैं संख्याएं, 0 से ली जाती हैं। 0 भी एक अंक है और एक संख्या भी है, लेकिन ये अंक में गिना जाएगा पूर्णतः। तो चलिए, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम संख्याओं के प्रकार के बारे में जानना चाहते हैं। क्या? संख्याओं के प्रकार। संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? जैसे अभी हमने बताई, अंकों से ही किसका निर्माण हुआ? अंकों से ही संख्याओं का निर्माण हुआ है। अब संख्याओं के प्रकार, सबसे पहले संख्या आती है कौन? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर। ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर और कहाँ तक जाएं? अनंत तक जाएं। ये अनंत का निशान होता है, इनफाइनाइट का निशान होता है। वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। क्योंकि जब 0 का आविष्कार नहीं हुआ था, उसके पहले संख्याएं प्राकृत संख्याएं ही कहलाती थीं। अब दूसरी संख्या होती है कौन? पूर्ण संख्याएं। जब 0 का आविष्कार हो गया तो 0 आगे लगने के बाद प्राकृत संख्या में आगे 0 लग गया, तो फिर अनंत तक जाने वाली ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्याएं बोली जाने लगी। ठीक, फिर इसके बाद पूर्ण संख्याओं को कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। अब इसके बाद आता है क्या? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं समझना बहुत जरूरी है। पूर्णांक संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्याओं का एक फार्मूला याद रखना, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट, मतलब ऋणात्मक अनंत से लेकर धनात्मक अनंत से 0 सहित सारी संख्याएं पूर्णांक होती हैं। जैसे -1, -2, -3, 1, 2, 3। ठीक, अब इनका एक चीज़ समझना, ये सारी ये है ऋणात्मक पूर्णांक
पूर्णांक मतलब इंटीजर, और ये है हमारा धनात्मक पूर्णांक। 0 खुद एक स्वतः में पूर्णांक है। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली ये है क्या, कि अगर हम बाएं से दाएं की ओर बढ़ेंगे तो ये हमारा कैसा होगा, संख्याओं का बढ़ता क्रम हो गया। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि -3 से बड़ी संख्या कौन है, -2, -2 से बड़ी कौन संख्या है, -1, -1 से बड़ी संख्या क्या है, 0 है। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज़ जो समझना, अगर ऋणात्मक पूर्णांक में सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो कौन होगी, -1 होगी। धनात्मक पूर्णांक में सबसे छोटी संख्या कौन होगी, 1 होगी। ऋणात्मक पूर्णांक में सबसे छोटी संख्या होगी अनंत, और धनात्मक पूर्णांक में सबसे बड़ी संख्या होगी धनात्मक अनंत। मतलब कोई नहीं, समझ ही नहीं आएगा, अनंत मतलब अनंत। ठीक, तो ये बात हमारी हो गई क्या, संख्याओं की। संख्याओं में प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। अब इसके बाद आता है सम संख्याएं और विषम संख्याएं। सम संख्याएं, सम मतलब इवन नंबर, EVEN, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से स्टार्ट हो, जैसे 2, 4, 6, 8, ये सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं जरूरी नहीं धनात्मक ही हो, ये ऋणात्मक भी हो सकती हैं, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, 0 एक खुद पूर्णांक है ना, 0 क्या है, ना सम है ना विषम है। अब आता है विषम। विषम संख्याएं कौन होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कैसी संख्या है, विषम संख्याएं हैं। ठीक, अब इसके बाद आता है अभाज्य संख्याएं। क्या, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को कहते हैं क्या, प्राइम नंबर, PRIME, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो या तो स्वयं से विभाजित हों या तो 1 से विभाजित हों, या दूसरी परिभाषा, ऐसी संख्याएं जिसके अधिकतम गुणनखंडों की संख्या 2 हो, वह कैसी संख्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक, जैसे 1 को छोड़कर, 1 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य, 1 किसी में भी नहीं गिनी जाएगी, ना तो भाज्य है ना अभाज्य। 1 के बाद संख्या आती है 2, 2 के गुणनखंड होगा 1 और 2, तो अधिकतम गुणनखंड 2 ही हुए, इसके बाद गुणनखंड हो ही नहीं सकते, तो 2 कैसी है, अभाज्य संख्या है। 3, 3 के गुणनखंड 1, 3, अभाज्य संख्या। 4 के गुणनखंड 1, 2, 4, 3 गुणनखंड हो गए, 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, तो 4 कैसी हो गए, भाज्य संख्या हो गई, कैसी, कंपोजिट नंबर हो गई। अब एक बात समझना, इसके बाद आती है 5, 5 का 1, 5, 2 गुणनखंड, भाज्य संख्या। 5 के बाद 6, 6 के गुणनखंड 1, 2, 3, 6, 6 के गुणनखंडों की संख्या 4, 6 कम 6, 2 तियाँ 6, 3 दूनी 6, 6 कम 6। ठीक, तो 6 के गुणनखंड कितने हो गए, 4, तो ये कैसी हो गई, भाज्य संख्या हो गई। भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होने के लिए सबसे बड़ी शर्त क्या है, मिनिमम 3 गुणनखंड होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 3 गुणनखंड होने चाहिए। और अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर होने के लिए मैक्सिमम कितने गुणनखंड होने चाहिए, 2। 1 का 1 ही होता है, तो मैक्सिमम गुणनखंड कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। अब एक बात यहाँ पर समझने वाली है, 2 के सब परिप्रेक्ष्य में, 2 क्या है, सम भी है और अभाज्य भी है। तो एक अभाज्य ऐसी संख्या जो सम और अभाज्य दोनों है, वो कौन सी संख्या है, 2 है। इसके अलावा सारी अभाज्य संख्याएं क्या होंगी, विषम। इसके अलावा सारी अभाज्य संख्याएं क्या होंगी, विषम होंगी। ये बात आप जरूर याद रखना। तो चलिए, अभाज्य संख्याओं के बाद अभाज्य संख्या हो गई। इसके आगे थोड़ा चलते हैं। इसके आगे भाज्य संख्याओं के बारे में कुछ पॉइंट और पूछा जाता है। जैसे भाज्य संख्याओं के बारे में थोड़ा याद रखना जरूरी है कि 1 से लेकर 50 के मध्य कितनी भाज्य संख्याएं होंगी। तो याद रखना है, 1 से लेकर 50 के मध्य भाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 15 होगी। कैसे, भाज्य संख्याएं कौन कौन है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, इस तरीके से ये कैसी अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबरों की संख्या कितनी आएगी, 15 आएगी। ठीक, अब 1 से 100 के मध्य अगर अभाज्य संख्याओं की संख्या पूछी जाए तो कितनी आएगी, 25 आएगी। 1 से 200 के मध्य पूछी जाए तो कितनी आएगी, 46 आएगी। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछी जाए
1 से 500 के मध्य अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? तो 95 होंगी। 1 से 1000 के मध्य कितनी संख्याएं होंगी? अभाज्य 168 होंगी। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। अब एक और बात याद रखनी है आपको। क्या? आपको एक बात याद रखनी है, अगर आपसे पूछ दिया जाए 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है? 1 से 100 के मध्य कितनी है माइनस 1 से 50 के मध्य कितनी है। तो 1 से 100 के मध्य कितनी थी? 25। और 1 से 50 के मध्य कितनी थी? 15। तो 50 से 100 के मध्य कितनी आ जाएंगी? 25 माइनस 15 कितनी आ जाएंगी? 10। इस तरीके से अगर बीच की भी संख्याएं पूछी जाती हैं तो भी आप उसका आराम से निकाल लोगे। ठीक, अब यहाँ पर एक बात होती है अभाज्य संख्याओं को समझना जानना। ठीक, तो इतना समझ लो। देखो पेपर बहुत कठिन तो आएगा ही, लेकिन अभाज्य संख्याओं के बारे में इतना समझ गए बहुत है। आगे फिर वो दिमाग में ज़्यादा घुसता है नहीं। ज़्यादा पूछा जाएगा 1 से 50 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या हैं, तो 15। ये फार्मूले अब जरूर याद रखना है कॉन्सेप्ट। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे हम जैसे अब पूछा जाए, जैसे पूछ दिया जाए, एक फार्मूला और याद रखना। जैसे पूछ दिया जाए 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। 3 अंकों की अंक समझ गए? अंक क्या? 1 से 9 के मध्य 3 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। अब क्या करोगे आप? अब ऐसी कंडीशन में सबसे छोटी संख्या होगी 101, ये क्या है? अभाज्य है। और सबसे बड़ी कितनी आएगी? 997। 3 अंकों की संख्या है, देखो अंक 3 है, अंक 3 है। 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। इस तरीके से कभी कभी पूछा जा सकता है। अब जैसे पूछ दिया जाए 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। और सबसे बड़ी कितनी हो जाएगी? सबसे बड़ी कितनी हो जाएगी? देखो सबसे बड़ी 100 आएगा, 99 हो नहीं सकती, 3 से कट जाएगा। ठीक, 99 के बाद 98 हो नहीं सकती, लास्ट में 2 आ गया, 2 हो ही नहीं सकता। फिर 97, 97 को देखो 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 97 3 से कट नहीं रहा, और 30 3 90, तो 97 होगी जाके। कौन सी संख्या होगी जाके? 97 संख्या होगी जाके। कौन सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन होगी? 11 होगी जाके। ठीक, अब यहाँ पर हमने अभाज्य संख्याओं के बारे में इतनी बात कर ली। अब आती है सह अभाज्य संख्याएं। कैसी अभाज्य संख्याएं? सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इनको जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको मासा जानना पड़ेगा, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक लासा। जैसे हमारे पास कोई संख्या लिखी है 2 4 2 4 3, इनका मासा और लासा बताओ। 2 4 6 लिखा, मान लो 2 4 6 लिखा है, इनका मासा और लासा बताओ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इनके गुणनखंड करने पड़ेंगे। 2 का गुणनखंड 2 1 कम 2, 4 के गुणनखंड 2 1 2 1 कम 2 1 कम 2 दूनी 4, 3 6 के गुणनखंड 2 1 3। ठीक भाई, यही तो 2 3 6 यही तो होंगे गुणनखंड। तो ये गुणनखंड होने के बाद में अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको अगर मासा निकालना है तो एक कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा। तो देखो कॉमन फैक्टर क्या क्या मासा में आ रहा? 1 आ रहा, 1 आ रहा, 1 आ रहा, 1 ले लिया। और कॉमन फैक्टर क्या आ रहा? 2 आ रहा, 2 आ रहा, बस। ये भी 2 आ रहा, तीनों में इतना आ रहा। अब तीनों में कोई चीज़ मिल रही है? नहीं मिल रही, तो इसका मासा क्या हो जाएगा? मासा सिर्फ 2 होगा। ठीक, अगर लासा निकाला जाए, इसका लासा निकाला जाए तो सब कॉमन फैक्टर पहले ले लो। 1 मिल रहा, फिर 2 मिल रहा, सब में 2 ले लो। फिर देखो कौन सा नहीं मिल रहा उसको भी ले लो। 2 इसमें है, वो नहीं मिल रहा, उसको भी ले लो। 3 इसमें नहीं मिल रहा था, वो भी ले लो।
तो पूरा क्या होगा, 4 दूनी 4 तियाँ 12। मासा इसका कितना, लासा कितना आ गया, 12 आ गया, लेकिन मासा कितना आया, 2 आया। ठीक, मासा का मतलब होता है जो भी कॉमन फैक्टर हमको मिलेगा वही मासा होगा, और जो कॉमन फैक्टर के बाद जो हर चीज़ का बच गया एक एक वो भी ले लिया जाता है, तो क्या हो जाता है, वो लासा हो जाता है। अब जैसे हमारे पास कोई संख्या दी है, सहभाज्य संख्या निकालने के लिए तरीका क्या है। सहभाज्य संख्याओं का मतलब होता है ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा एक हो, वो क्या कहलाएंगी, सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जिनका मासा क्या हो, एक हो। जैसे 3 7, इनका मासा क्या आएगा, 1 गुणे 3, 1 गुणे 7, मासा आएगा 1। जैसे 3 3 2, इनका भी मासा आएगा 1। जैसे 4 9, मासा आएगा 1। ठीक, तो ये आपस में कैसी संख्याएं कहलाई जाएंगी, सहअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर कहलाई जाएंगी। ठीक, यहाँ तक बात हो गई। अब इसके बाद संख्याओं का अभी चालू रहेगा रूप। तो इसके बाद आता है वास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्या, वास्तविक और अवास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याओं आपने पढ़ा होगा, a प्लस आई बी टाइप का लिखा जाता है, या a प्लस माइनस आई बी टाइप का लिखा जाता है, जहाँ पर i का मान होता है √-1। ठीक, अगर इस टाइप का लिखा जाएगा तो वो अवास्तविक संख्याएं होंगी। वास्तविक संख्या इसके अलावा जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारी संख्याएं कैसी होंगी, वास्तविक होंगी। अब यहाँ पर a माइनस आई भी लिखा है, a हमारा वास्तविक है, ये हमारा क्या है, वास्तविक है, और b हमारा इस i के साथ मिल गया तो क्या हो गया, अवास्तविक हो गया। ठीक, इतना याद रखना। तो अब वास्तविक संख्याएं जो हैं, जैसे लिखा 2 + 3i, तो 2 हमारा वास्तविक है और ये वाला हमारा क्या है, अवास्तविक हो गया। ठीक, ये हमारा त्रिकोणमिति में बताया जाता है। अब इसको हम अवास्तविक का तो ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन वास्तविक में पूछा जाता है। वास्तविक में क्या आता है, वास्तविक के बारे में हमसे पूछ दिया जाता है, तो वास्तविक के बारे में हमको मालूम होना चाहिए। जैसे वास्तविक में अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं दोनों आ जाती हैं। अपरिमेय यानी इरेशनल, RATIONAL, और रेशनल परिमेय, दोनों संख्याएं किस में आती हैं, वास्तविक में। आप ये याद रखना कि कभी पूछ लिया जाता है अपरिमेय संख्या वास्तविक है कि अवास्तविक, तो आपको i का मतलब याद रखना है। यहाँ पर i कहीं आएगा नहीं, तो अपरिमेय संख्या हमेशा क्या रहेगी, वास्तविक रहेगी। चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, संख्या क्या रहेगी, वास्तविक रहेगी। ठीक, अब यहाँ पर बात समझना, परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या होता है जिस ऐसी कोई संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख लो, जहाँ पर Q 0 नहीं हो, तो वह संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। इसके अलावा सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, अपरिमेय कहलाएंगी। जैसे हमने लिखा 10/2, 10/2 लिखा, 2 चक्कू 8, इसका 2.5 लिख लिया। 10/2 को क्या लिखोगे, 10/2 को लिखोगे, अरे 10/2 को, हाँ 10/2 को लिख लिया 5 लिखोगे। अब यहाँ पर 5 को तुम 10/2 लिख सकते हो कि नहीं, बराबर है आपस में। तो 10/2 5 को क्या लिख सकते हो, 10/2 लिख सकते हो। मतलब 5 को अगर देखो तो P/Q का रूप दे दिया। P बराबर कितना, 10, Q बराबर कितना, 2, यानी Q ≠ 0। तो 5 कैसी हो गई, परिमेय संख्या हो गई। कोई भी ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में बना दो और Q 0 ना हो, वो संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। इसके अलावा सारी संख्या क्या हो जाएंगी, अपरिमेय हो जाएंगी। यहाँ पर एक विडंबना रहती है पाई और 22/7 में। पाई
कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और 22/7 क्या है? परिमेय है। ये याद रखना, क्योंकि 22/7 P/Q के रूप को फॉलो कर रही है, Q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, लेकिन ये मान है पाई का, लेकिन पाई एक इंडिविजुअली है, तो पाई कैसी रहेगी? हमेशा अपरिमेय रहेगी, क्योंकि इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक, इसी तरीके से अपरिमेय संख्याओं में और कौन कौन आ जाएगा? अपरिमेय अपरिमेय में क्या आ जाएगा? पाई आ गया। अंडर रूट के भीतर जो कुछ संख्या होंगी वो आ जाएंगी। लाग वाला ई आ जाएगा, ए बेस वाले आ जाएंगे। ठीक, इस तरीके से ये सारी संख्याएं किस में आ जाएंगी? ये सारी संख्याएं किस में आ जाएंगी? अपरिमेय में आ जाएंगी। और बाकी जिनको हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में, वो संख्याएं आ जाएंगी इसमें परिमेय संख्या में आ जाएंगी। अब आगे बात सुनो, परिमेय और अपरिमेय में अंतर आपको समझ में आ गया। इसके बाद में आता है परिमेय संख्याओं का भिन्न रूप। परिमेय संख्याओं में ही एक चीज आती है, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव